मेरे पास आया है Redmi Note 10 मॉडल और ये दोस्तों डेड है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। तो किसी भी मोबाइल की शॉर्टिंग सबसे पहले चेक करना चाहिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। कभी कभी बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग नहीं दिखाता लेकिन सर्किट में शॉर्टिंग रहती है, इसलिए सर्किट में भी चेक करना चाहिए। सभी चीज़ों के ऊपर शॉर्टिंग वगैरह सब चीज़ें चेक करना चाहिए। और ये मोबाइल जब ऑन हो जाएगा तब ये हैंग लोगों पे रुका हुआ रहेगा, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और यूएमटी से फ्लैश भी करके दिखाने वाला हूँ और हैंग लोगों कैसे निकलेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मल्टीमीटर को सेट कर लेना है डायोड मोड पे और मल्टीमीटर को चेक कर लेना है। मीटर की सुई को उंगली में दबाने पे रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें चेक कर लेना, नहीं तो अच्छे मोबाइल में भी शॉर्टिंग दिखाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट के ऊपर 705 708 तक की रीडिंग दिखा रहा है। मैं यहाँ पर सभी पॉइंट के ऊपर रीडिंग चेक करूँगा ग्राउंड को छोड़ के। किसी भी डेड मोबाइल में हमारा सबसे पहला काम होता है बैटरी कनेक्टर के ऊपर प्लस पॉइंट के ऊपर शॉर्टिंग चेक करना। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो दोस्तों मोबाइल के कैमरे वगैरह सब अलग कर देना है। और ये इसके पहले भी मेरे पास रिपेयर करने आया था, वो आया था दोस्तों नेटवर्क के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क के ऊपर का कवर जो होता है उसको निकाल दिया था मैंने, और ये नेटवर्क रिपेयर करने के लिए इसके पहले भी मेरे पास आया था लगभग 1.5 से 2 महीने पहले। तो इसका दोस्तों मैं सबसे पहले पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये मैं चेक करने वाला हूँ कंप्यूटर में। तो इसके लिए हमें ईडीएल टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करना है और डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वालकॉम का पोर्ट बना रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं क्वालकॉम का पोर्ट बना रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है फ्लैशिंग कर देखना चाहिए। अगर पोर्ट बनता है तो सभी सप्लाई परफेक्ट काम कर रहे हैं, ये हमें समझना है। अगर पोर्ट नहीं बनता तो हो सकता है कोई आईसी में दिक्कत हो या फिर किसी सप्लाई में शॉर्टिंग हो या कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर पोर्ट बन रहा है इसका मतलब पावर आईसी से सारे वोल्टेज बन रहे हैं और सीपीयू भी काम कर रहा है, सभी चीज़ों को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए पोर्ट बन रहा है। तो मैंने यूएमटी क्यूसी फायर टूल को ओपन किया। यहाँ पर मल्टी प्रोग्राम मोड में से मैंने फोल्डर को सिलेक्ट किया, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर फ्लैश फाइल है उसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर सारे प्रोग्राम को सेलेक्ट करके ये अभी फ्लैशिंग के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके केबल कनेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ इसमें दिखाएगा कि अगर कोई दिक्कत अगर होंगी हार्डवेयर में तो ये फ्लैशिंग नहीं होगा, और कोई दिक्कत अगर नहीं होंगी तो इसका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्लैशिंग स्टार्ट अगर होता है तो ये 100% फ्लैशिंग से मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल दिखा दिया। इसका मतलब दोस्तों सीपीयू और स्टोरेज से कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटा हुआ है। जो सिग्नल लाइन होती है, जो डाटा ट्रांसफ़र वाली लाइन होती है, वो कहीं ना कहीं छूट गई है, इसलिए ये स्टोरेज टाइप फेल दिखा रहा है। कई बार ऐसा होता है सीपीयू में काफ़ी सारे सप्लाई होते हैं और वहाँ से अगर एमएमसी को जाने वाले सप्लाई जो होते हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र वाले कनेक्शन होते हैं, वो अगर टूट गए, उनके बॉल्स अगर सोल्डर छोड़ दिए तो ऐसे में इस तरह की दिक्कत आती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीपीयू को निकाल कर रिवॉल्व कर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मेरा हॉट एयर गन का जो टेम्परेचर है वो 290 का है, ठीक है। मैंने 290 के ऊपर सेट करके रखा है और 290 डिग्री के ऊपर मैंने ये सीपीयू को निकाला है। ये जो मेरा आयरन है ये 60 रुपये का है, 60 रुपये का आयरन है और ये लगभग इसको 2 साल हो गए। 2 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। इसकी सिर्फ सामने की बीट बदलता हूँ मैं, जो कि मार्केट में सिर्फ 20 रुपये की मिलती है। अच्छी क्वालिटी अगर लेने जाएंगे तो 50 रुपये की बीट मिलती है और आयरन सिर्फ 60 रुपये का आता है। और इसका अगर कॉइल अगर ख़राब अगर हो गया तो कॉइल भी 20 रुपये का आता है और आज तक के 2 साल हो गए इसका कॉइल भी नहीं गया, लेकिन अभी तक के ये बढ़िया चल रहा है 60 रुपये का, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगे आयरन मिलते हैं। मैं आज तक के कभी ख़रीदा नहीं, मैं ये 60 रुपये वाले ही आयरन चलाता हूँ। छोटे बड़े मेरे पास 2 या 3 आयरन होंगे 60-60 रुपये वाले, जिनमें एक में छोटी बीट लगी है, एक में बड़ी बीट लगी है। तो दोस्तों सीपीयू का निकालने का तरीका होता है,
अगर हम जैसे हीट करते तो हमें एक अंदाज़ लगाना पड़ता है कि सीपीयू के बॉल्स पिघल गए होंगे, तो हमें अभी इसको उठाना है और हल्के हाथों से उठाना है, धीरे धीरे उठाना है, कहीं कोई बॉल्स टूट ना जाए, ये हमें ध्यान रखना है। अपना एक अंदाज़ बनाना पड़ता है कि हमने इतना टाइम हीट किया है तो हमारा सीपीयू अब ऊपर आ जाएगा। ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। और ये अभी क्लीन हो गया है। और कभी कभी हम जैसे CPMMC का काम करते हैं और कोई भी ऐसी काम करते हैं तो उसके ऊपर से पॉलिश उखड़ जाता है, जो बॉल्स के आसपास वाला जो पॉलिश रहता है वो उखड़ जाता है। और किसी एक सप्लाई के 2 या 3 बॉल रहते हैं, वो तीनों के ऊपर से पॉलिश उखड़ जाता है और वो 3 बॉल आपस में एक ही बन जाते हैं। हालांकि वो तीनों बॉल्स एक ही सप्लाई के रहते हैं, लेकिन वो आपस में एक ही बन जाते हैं पॉलिश उखड़ने से। तो ऐसे में हमें यहाँ पर ग्रीन लिक्विड को लगा देना है और ब्लू लाइट में सुखा देना है, उन सभी बॉल्स को अलग अलग कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जब हम आईसी को रिवॉल्व करके यहाँ पर लगाएंगे, तब जहाँ से वो पॉलिश उखड़ गया था वहाँ पर सारा सोल्डर फैल जाएगा और वो सारे के सारे एक हो जाएंगे, जिससे सीपीयू उस साइड में नीचे की तरफ बैठ जाएगा और बाकी के जो बॉल्स होते हैं उनका भी खतरा रहता है आपस में शॉर्ट होने का। तो इसलिए सभी बॉल्स को सिंगल सिंगल बना के ही रखना, भले ही वो एक ही सप्लाई के क्यों ना हो, उनके बॉल्स बराबर उनके साइज के बना के रखना, तब हमारा सीपीयू एकदम सही बैठेगा। नहीं तो सोल्डर जो होता है वो फैलेगा, वहाँ पर बॉल्स फैलेंगे और फिर आपस में बॉल्स शॉर्ट होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जहाँ से पॉलिश उखड़ गया है वहाँ पर ग्रीन यूवी लिक्विड लगा देना चाहिए। कि मैं सीपीयू को रिवॉल्व किस तरह से करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी सीपीयू को सेलेक्ट कर दिया है और हमें स्टेंसिल के नीचे कुछ भी कोई भी चीज़ रखनी है ताकि स्टेंसिल एक साइड से ऊपर उठी रहे। अगर हम उसको एक साइड से अगर उठा के नहीं रखेंगे तो जब हम हीट करते हैं तब जहाँ पर आईसी सेट रहती है वहाँ से वो हीट की वजह से स्टेंसिल ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसके कारण आईसी के बॉल्स बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए हमको कोई भी ऐसी चीज़ रखनी स्टेंसिल के नीचे जिससे स्टेंसिल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए और आईसी के ऊपर से वो ऊपर की ओर ना उठे। अगर वो ऊपर की ओर उठती है तो बॉल्स बिगड़ जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ अगर नीचे रख के अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा पहले करके रख देंगे तो वो हीट की वजह से नीचे दबता है, आईसी के ऊपर से नीचे प्रेशर बनाता है, ना कि ऊपर। जब मैं आईसी रिवॉल्व करने के लिए नया था तब मेरे साथ ऐसा होता था, जब भी मैं आईसी के ऊपर हीट करता था बॉल्स बनाने के लिए तो स्टेंसिल ऊपर उठता था हीट की वजह से। तो मैंने नीचे कुछ चीज रखना शुरू कर दिया, एक साइड से टेढ़ा करके रखना शुरू कर दिया, जिससे स्टेंसिल ऊपर उठना बंद हो गया। बॉल्स बनने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने की राह देखनी है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से मैं एक ब्लेड लूँगा और ब्लेड से ऊपर से बॉल्स को काट दूंगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूरे बॉल्स ऊपर से काट रहा हूँ। अब यहाँ पर जो बॉल्स बड़े हो गए वो बॉल्स ज़्यादा कट गए और जो बॉल्स छोटे हैं वो थोड़ा कम कटे। उसके बाद मैंने फिर से पीपीडी पेस्ट लगाया और फिर से इसको हीट किया और इसके फिर से बॉल बनाया। दोस्तों मेरा जो पीपीडी पेस्ट है वो 183 डिग्री सेल्सियस का है, 183 वाला यूज़ करना चाहिए सीपीयू में, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोग पता नहीं कौन सा यूज़ करते, लेकिन मैं 183 डिग्री वाला यूज़ करता हूँ सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए, एमएमसी रिवॉल्व करने के लिए। सीपीयू को हम जब भी हीट करके निकालते हैं तब हमें हल्के हाथों से सीपीयू को उठाना पड़ता है। जब अगर वो हीट हो जाता है पूरी तरह से उसके बॉल्स पिघल जाते हैं तो वो हल्के हाथों से ऊपर आ जाता है। और जब हम ब्लैक पेस्ट को क्लीन करते हैं उसको भी हमें हल्के हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा जोर लगा के रगड़ना नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बॉल्स भी टूटने के चांस रहते हैं। अब मैं सीपीयू लगा रहा हूँ और सीपीयू लगाने से पहले हम सोल्डरिंग पेस्ट डालते हैं। वो पेस्ट हमको ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा सी डालनी है। ज़्यादा डालने से रेजिस्टेंस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाला और उस पेस्ट को थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा उसको गीला कर दिया। उसके बाद मैंने सीपीयू को ऊपर रखा। ऐसा करने से सीपीयू अपनी जगह से हिलता नहीं। और ये सीपीयू लगाकर दोस्तों हो गया है। अब इसको बारी है चेक करने की। सीपीयू लगाने के बाद या कोई भी आईसी लगाने के बाद उसको पहले ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही उसको ऑन करने की कोशिश करें। और दोस्तों ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाया और ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है। मैं अभी इसको फिर से कनेक्ट करके देख रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर और कनेक्टर से देखूँगा
और अभी भी इसमें सेम पोर्ट बन रहा है, क्वालकॉम का पोर्ट अभी भी बना रहा है। तो अब मैं दोस्तों इसका स्टोरेज आईसी जो होता है ना उसको रिवॉल्व करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना चार्जिंग दिखा रहा ना कुछ दिखा रहा है, ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसका स्टोरेज आईसी को रिवॉल्व करूँगा। इस मॉडल में UFS 2.2 लगा है और अपने को जहाँ से भी थोड़ा सी भी अगर जगह मिलती है वहाँ से हमें ब्लेड को अंदर डालना है। पतली ब्लेड लेनी है एकदम छोटी वाली, और उस ब्लेड से हमें रिमूव करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी ये स्टोरेज आईसी को निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो ब्लैक पेस्ट लगा है उसको रिमूव करना है, हल्के हाथों से करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई बॉल ना टूट जाए। अगर कोई बॉल से अगर टूट गया तो फिर से उसको बनाने की मेहनत बढ़ जाएगी। और पूरा काम सावधानी से करना है, ध्यान रखना है कहीं कोई नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें मोबाइल को ऑन करना है। तो दोस्तों ये इसको क्लीनिंग अभी मैं कर रहा UFS आईसी का, और इसको भी रिवॉल्व करके लगाऊंगा। लेकिन दुकान में मेरी शॉप में कस्टमर आ गए और उन कस्टमरों के चक्कर में मैंने वीडियो को पॉज कर दिया और यहाँ से मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दिन भर काम भी करता हूँ और कस्टमर भी देखता हूँ, क्योंकि मैं शॉप में अकेला रहता हूँ। जहाँ अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं शोल्डर शॉर्ट हो रहा है या कहीं आपस में कोई पार्ट के बीच में कोई शोल्डर फंसा हुआ है, ऐसी चीज़ों को देख लेना चाहिए और जो पार्ट निकल गया है उसको वापस लगा देना चाहिए। हमारे ज़माने में दोस्तों ये सब नहीं था। जब हम कीपैड वाले फ़ोन रिपेयर किया करते थे, जब नोकिया का ज़माना था, उस टाइम पे ये सब चीज़ें स्टेंसिल PPD पेस्ट वगैरह कभी शॉप में मिलते ही नहीं थे। हमारे होलसेलर जो थे ना उनके पास मिलते ही नहीं थे। अभी तो इनका चलन बढ़ गया इसलिए अब सब मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं थे। तो उस टाइम पे हम आईसी का काम भी नहीं करते थे। अगर कोई कीपैड आईसी अगर लगाना पड़ता था, किसी मोबाइल में अगर कीपैड आईसी का फॉल्ट अगर आता था, तो ऐसे में कीपैड आईसी निकाल के हम उस कीपैड आईसी के ऊपर जंपर किया करते थे, बारीक बारीक छोटे छोटे जंपर किया करते थे। और उस आईसी का साइज रहता था WTR के जैसे, जैसे कि अभी 2965 जो WTR आईसी आती है ना उसके जैसा साइज रहता था। और उसके जैसे साइज के अंदर हमने जितने भी जो बॉल्स रहते थे उनमें सबके जंपर करके कीपैड का काम करते थे। और कई बार डिस्प्ले फिल्टर आईसी के भी इसी तरह से हम जंपर करते थे। तो मैंने स्टोरेज आईसी को रिवॉल्व करके लगा लिया और मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दिया था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और बारी है अभी दोस्तों मोबाइल को ऑन करके देखने की। तो मैं यहाँ पर दोस्तों मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया हूँ और देखते ही ये वाइब्रेट शायद अभी हुआ, और अभी तक के ऑन नहीं हुआ। ये सिर्फ एक बार वाइब्रेट हुआ ये, और ये अभी तक के ऑन नहीं हुआ था। तो मैंने इसको थिनर से क्लीन किया, हल्का सा हीट किया, ठंडा होने दिया, उसके बाद फिर से मैंने इसको ऑन किया और ये ऑन हो गया। मगर ये दोस्तों भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और बाद में रुक जाएगा। ये पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है, अभी ये हैंग लोगों के ऊपर रुका हुआ है। ये दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही दिखाते रहेगा, ये देख सकते। तो मैंने CPU की तरफ से चेक किया, इसको बाहर निकाल के देखा और CPU की तरफ से पूरा क्लीन किया, फिर से क्लीन किया, और कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है या कहीं कोई पार्ट के बीच में कोई सोल्डर तो फंसा हुआ नहीं है जिसकी वजह से शॉर्टिंग हो रही हो। ये सब चीज़ें चेक किया, उसके बाद फिर से ऑन किया, लेकिन ये सेम कंडीशन में था। तो मैं UMT टूल को ओपन किया और यहाँ से दोस्तों मैं इसको सेव फॉर्मेट कर दूँगा। सेव फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों सेव फॉर्मेट हो गया, लेकिन ये सेकंड लोगो पे फिर आता ही नहीं, फर्स्ट लोगो पे ही रुका रहता है। इसके पहले हमने चेक की तो सेकंड लोगो दिखाया, लेकिन सेकंड लोगो के ऊपर भी काफ़ी देर तक ये रुका हुआ रहा, 10 से 15 मिनट रुका रहा, लेकिन ये फिर भी आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट मांग रहा है, आप देख सकते हैं ये फेल दिखा रहा है और क्रेडिट मांग रहा है। तो अपने को इस मॉडल को फ्री में करना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक के अपन क्लिक कर देंगे, लोडर का ऑप्शन जो होता है वहाँ पे हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे और फिर से ट्राई करेंगे।
इस बार दोस्तों क्रेडिट नहीं मांगेगा, ये मॉडल ऑनलाइन है और कई सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन होता है। ये दोस्तों यूएमटी से भी हो जाता है, सही तरीका होना चाहिए करने का, यूएमटी से भी ये हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेव फॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ पर स्किप आउट आ गया और ये स्किप भी कर देगा और इस बार ये फॉर्मेट हो जाएगा बिल्कुल सेव फॉर्मेट, ये रिकवरी मोड से फॉर्मेट करेगा। इसके पहले भी मैंने और एक मोबाइल बनाया था Redmi Note 10 जिसमें सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग का प्रॉब्लम आया था और मैंने यूएमटी से उसको सेव फॉर्मेट किया था। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये मोबाइल ऑन हो गया है, लेकिन ये फर्स्ट लोगों पे ही रुका हुआ रहता है। इसके पहले सेकंड लोगों पे रुका था, अब ये फर्स्ट लोगों पे ही रुका रहता है, काफ़ी देर तक के रुका रहता है मगर ये आगे नहीं बढ़ता। अब ये दोस्तों रिकवरी मोड से ये हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है। ये कंप्लीट फॉर्मेट होने के बाद ये हैंग लोगों पे ही रुका रहेगा। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उसको हम किस तरह से रिपेयर करेंगे। अब ये रिकवरी मोड से फॉर्मेट हो गया, अब ये दोस्तों ये ऐसे ही लटका हुआ रहेगा। काफ़ी आधा घंटा लगभग मैंने वेट किया लेकिन ये ऐसा ही रुका रहा। तो उसके बाद मैंने इसको फुल फ्लैश भी किया। फुल फ्लैश करने के बाद भी दोस्तों इसका प्रॉब्लम नहीं निकला। मैंने इसको अभी फ्लैश करके दिखाऊंगा। यहाँ से दोस्तों मल्टी प्रोग्राम मोड में गया और फ्लैश किया। इसके पहले दोस्तों ये मोबाइल फ्लैश नहीं हो रहा था लेकिन अब इस बार ये फ्लैश हो रहा है। इस टूल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट लोडर फाइल होता है उसको हमें सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट ऑटोमेटिक करता है। अगर हम ऑटोमेटिक के ऊपर मार्क करके रखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिक का, इसके ऊपर हमें मार्क करके रखना है तो हमें क्रेडिट नहीं मांगेगा। अब इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम अगर आते हैं तो ENG फाइल से भी फ्लैश कर देख लेना चाहिए। अपने दिमाग में जो आइडिया आता है करने का वो करो, बस हमें सिर्फ मोबाइल को ऑन करना है। चाहे फिर हम कुछ भी करें, मोबाइल को हमें सिर्फ ऑन करना है। नए नए आइडिया दिमाग में लाओ, इमेजिनेशन लाओ, इमेजिनेशन करो कि क्या करना है अपने को, मोबाइल को किस तरह से सुधारना है। मैं वैसे ही करता दोस्तों। इसको लगभग पूरा दिन लग गया। जब हैंग लोगो आया तो मैं रात को 9 बजे इसको रिपेयर किया और फुल फ्लैश करने के बाद भी इसका लोगो का प्रॉब्लम नहीं निकला। तो मैंने इसका लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से इसको किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टी प्रोग्राम मोड से मैंने इमेज फाइल को सिलेक्ट किया था कुछ इस तरह से, पहले फ्लैश किया लेकिन इस तरह से फ्लैश करने से लोगो का प्रॉब्लम नहीं निकला। मल्टी प्रोग्राम मोड से सारी की सारी फाइल सेलेक्ट हो जाती है और फ्लैश हो जाता है और इस तरह से मैंने फ्लैश किया मगर प्रॉब्लम नहीं निकला। तो मैंने क्या किया, सिंगल प्रोग्राम मोड में गया और यहाँ पर प्रोग्राम को और पैथ को दोनों को मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जाके मैंने यहाँ से प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट किया, उसके बाद पैथ में पैथ 0 को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये सुपर फाइल जो होती है ये ऑलरेडी पहले से फ्लैश हो गई थी तो मैंने इसको अनमार्क कर दिया क्योंकि मुझे इसको दोबारा फ्लैश नहीं करना था। इसको फ्लैश करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद मैंने फ्लैश कर दिया। अगर आप चाहते हो सुपर फाइल को फ्लैश करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और फ्लैश कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने मोबाइल को डिस्कनेक्ट किया, फिर से ईडेल मोड पे कनेक्ट किया और यहाँ पर मैंने फिर प्रोग्राम 1 को सिलेक्ट किया और उसके बाद पैथ में पैथ 1 को सिलेक्ट किया। ऐसे ही मैं एक एक फाइल को सिलेक्ट करते गया और मोबाइल को फ्लैश करते गया और मैंने सारे प्रोग्राम फाइल को एक एक कर सिलेक्ट कर के मैंने इसको फ्लैश किया। जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम 2 सिलेक्ट किया तो उसमें पैथ 2 सिलेक्ट करना है और ऐसे फ्लैश करना है। बस हमें हर बार मोबाइल को रिकनेक्ट करना है। ऐसे ही दोस्तों मैंने सभी प्रोग्राम को यहाँ पर फ्लैश कर दिया। यहाँ पर जितने प्रोग्राम दिख रहे हैं सभी को मैंने एक एक कर फ्लैश कर दिया और मोबाइल का लोगो का प्रॉब्लम निकल गया। अब जैसे प्रोग्राम 0 पैथ 0 अगर फ्लैश हो गया तो हमें मोबाइल को फिर से डिस्कनेक्ट करना है और फिर से ईडेल मोड पे हमें वापस कनेक्ट करना है। ऐसा हर बार हमें करना है जब तक के पूरे की पूरी फाइल फ्लैश नहीं हो जाती। इसके लिए मैं काफ़ी सोचा और काफ़ी सोच समझ के मैंने इस तरह से मैंने ये तरीका अपनाया और इसका लोगो का प्रॉब्लम जो था वो निकल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक साथ मल्टी प्रोग्राम मोड से हम जब फ्लैश करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है, लोगों की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें सिंगल मोड में जाना है और यहाँ से एक एक प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सिंगल प्रोग्राम मोड में से प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट किया, उसके बाद पैथ 0 को सिलेक्ट किया और फ्लैश कर दिया और हर बार फ्लैश करने के बाद मोबाइल को डिस्कनेक्ट करना है और फिर से ईडीएल मोड पे कनेक्ट करना है। जब भी हम इसको फ्लैश करेंगे एक एक फाइल को तब हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है और फिर से कनेक्ट करना है।
और दोस्तों ये अभी कंप्लीट पूरा ऑन हो गया है, इसका एफआर फिगर सब कुछ निकल गया है। दोस्तों हम जब भी सीपीयू और एमएमसी का काम करते हैं तो उसमें पेस्ट लगी रहती है, उस पेस्ट को क्लीन कर देना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम या दिक्कतें महसूस होती है कस्टमर को। और जब हम मोबाइल को असेंबल करेंगे तो इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट लगा देना चाहिए और इसका जो कवर है इसको भी अपन लगा देंगे, जिससे दोस्तों इसका सीपीयू ठंडा रहेगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा हीट सिंक पेस्ट लगाने से। इस तरह के दोस्तों अच्छे से साफ़ सुथरे काम करना चाहिए। और दोस्तों इसको अभी मैं असेंबल कर रहा हूँ और ये मोबाइल अब चलने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे सुन कर अगर बोर हो गए होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।